भूटान के बेहद करीब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बिंदु गांव से ये सफ़र तय करते हुए, और इस वक्त भी हम बिंदु गांव में हैं। लेकिन आप देख सकते हैं भूटान इतना ज़्यादा करीब है कि इनका जो कस्टम का दफ्तर यहाँ बन रहा है यह भी आप देख सकते हैं, पुलिस चौकी ऊपर है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और इन सब चीज़ के बीच में जो हम अच्छी बात आपको बता रहे हैं कि भारत के साथ भूटान के बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध है, बेहद मधुर संबंध है। इतना मधुर संबंध है कि लोग यहाँ का सिम कार्ड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बिंदु गांव की बात करें जो हमारा हिंदुस्तान का आखिरी गांव है, वहाँ तो दूरसंचार अभी तक ठीक से पहुँचा भी नहीं है, इसीलिए वो मजबूर है भूटान का सिम इस्तेमाल करने के लिए। हमारे साथ स्थानीय नागरिक है, साथ ही हमारे साथ शुभ प्रधान जुड़ चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त हम आपको न्यूज़ 24 में दे रहे हैं, साथ ही कई बड़े खुलासे भी कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी सुविधाओं पे हर व्यक्ति का हक है, लेकिन यहाँ पे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे यहाँ के स्थानीय लोग कोसों दूर हैं। शुभ जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस गांव का नाम बिंदु क्यों पड़ा? यूँ तो सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 को भूटान की इस सरहद पे ये बहुत बड़ी हमारे लिए दुर्लभ एक लम्हा है कि आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। बिंदु इसको इसलिए इस जगह को इसलिए कहा जाता है, यहाँ के आम लोग ऐसा कहा करते हैं, जैसे हम सिर को बिंदी से सजाते हैं, तो ये भारत का इस पार का इस ओर का अंतिम जगह है, लास्ट पॉइंट है। और हम लोग बिंदी इसलिए बोलते हैं, माथे पे लगाते हैं, तो सिर के हिसाब से इसको बिंदु कहा गया होगा हमारे पूर्वज ने। और एक बार ये भी है कि लास्ट पॉइंट को हम लोग फुल स्टॉप जब कहते हैं, एक बिंदु दे करके उसको फुल स्टॉप करते हैं। तो हम भारत की सरहद की ओर से जाते हुए जब भूटान के ओर चला जाते हैं, सो उत्तरी दिशा में ये सबसे लास्ट पॉइंट है, द लैंड एंड्स। यहाँ आकर के हमारा सरहद पूरी हो जाती है। सो सबसे ऊपर की सबसे हाईएस्ट पॉइंट में होने की वजह से भी इसको टिप ऑफ आवर इंडियन टेरिटरी के हिसाब से इसको बिंदु कहा गया होगा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक और बार मैं कहना चाहता हूँ कि 3 नदियों के संगम पे बनी हाईएस्ट पॉइंट में ठहरी ये बिंदु का बांध के सामने से हम लोग अब गुजर रहे हैं। एक तरफ से भूटान से होती हुई बिंदु नदी आती है, और दूसरी तरफ से जलढका नदी, और तीसरी तरफ से 3 नदी, तोदे नदी, 3 नदी का संगम में बना हुआ है ये बिंदु डैम, जहाँ से हो करके यहाँ का चैनल जा करके जलढका में फर्स्ट टेस्ट पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सबसे पुरानी इस पार की हाइडल पावर प्रोजेक्ट यहाँ खड़ी हुई है। जी, मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि इस वक्त कुछ ही मिनटों बाद हम आपको भारत का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट जो ओल्डेस्ट डैम है वह भी दिखाएंगे, साथ ही बिंदु गांव का नाम क्यों पड़ा वह बताया। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है यहाँ एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 नदियों का संगम होता है। बिंदु नदी जो कि भूटान से हमारे हिंदुस्तान में आती है, एक लंबी जर्नी तय करते हुए आप उसे कहते हैं कल बहती हुई खूबसूरत नदी। इसके अतिरिक्त जलढाका नदी और तोदे नदी, 3 नदियों का ये संगम स्थल भी है। संगम स्थल भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें होने के बाद भी ये गांव आज भी सुविधाओं से कोसों दूर है। हमारे साथ शुभ प्रधान लगातार बने हुए हैं और यहाँ की खूबसूरती के अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं का जिक्र भी कर रहे हैं ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचे और सरकार बिंदु गांव जो कि भारत का आखिरी और बेहद खूबसूरत गांव है उसकी सुध ले। ये नदी हम आपको दिखा दें जो 3 नदियों का हम संगम कह रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तोदे नदी, जलढाका नदी और बिंदु नदी, 3 बिंदु नदी। अच्छा, हम आपको बता दें बिंदु नदी यहाँ पे ये चैनल के ज़रिए यहाँ ये बिंदु नदी भूटान से लंबी यात्रा तय करते हुए बहते हुए ये भारत पहुँच रही है। यहाँ पे भारत का सेकेंड ओल्डेस्ट डैम भी बिंदु नदी पे ही बनाया गया है, और हम भी भूटान के बेहद करीब से, क्योंकि हम आपको अपने साथ भूटान भी लेके चल सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना की वजह से फ़िलहाल भूटान की सीमा में जाना अभी नहीं संभव हो पाया। लेकिन चलिए अगली बार हम ज़रूर कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल
बिंदु गांव से ही हम तमाम चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ शुभ प्रधान बने हुए। शुभ, ये बताइए कि इस वक्त हम जो ओल्डेस्ट डैम में खड़े हैं भारत का, ये तमाम चीज़ें तो खूबसूरत हैं। ये डैम इसलिए भी अहमियत रखती है कि भारत के इस पार से बंगाल और बंगाल के आसपास के जितने भी राज्य हैं वहाँ से और नेपाल से भी कई लोग यहाँ से एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आते हैं। इसलिए आते हैं कि इन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिलकश लम्हा होगा कि यहाँ से 0 पॉइंट से आगे बढ़ते हुए इन लोगों के यहाँ चेक पॉइंट है, कस्टम चेक पॉइंट है, भूटान की ओर से पास दिया जाता है। तो इन लोगों को दो देश का एक खूबसूरत वादियों का लम्हा का नज़ारा जो इनको मिलता है, नसीब होता है, तो ये लोग यहाँ से पैदल चल के भूटान की ओर जाते हैं। 2 मिनट में हम लोग भूटान की ओर होते हैं, दूसरे एक देश में होते हैं और 2 मिनट बाद वापस अपने देश में चले आते हैं। अभी कोरोना की वजह से हमारे लिए बदनसीबी है कि आप लोगों को हम भूटान तक नहीं ले जा पाए, लेकिन हम आशा करते हैं कि अगली बार आप लोग ज़रूर आएंगे। हमारे MP साहब 2 बार यहाँ आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि इस जगह का जो टूरिज़्म के हिसाब से जो अहमियत है, इसका स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से जिसका जो अहमियत है, और सबसे बड़ी यहाँ कनेक्टिविटी का जो एक इश्यूज़ है, क्योंकि यहाँ के कई लोग भूटान का सिम माने इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सिग्नल पूरा जैम्ड है, इंटरनेशनल बॉर्डर होने की वजह से जियो का टावर बिठाया हुआ है, फिर भी उसका वेवलेंथ नहीं मिल रहा है। तो ये सब इश्यूज MP साहब खुद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से ये अभी पकड़े हुए हैं। अगर यहाँ कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छा हो और यहाँ का इंडिया की ओर से, भारत की ओर से और बंगाल की ओर से, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्गम एक एरिया है, आपने आते हुए यहाँ का रास्ता का जो हालत है, सड़कें अच्छा नहीं है, यहाँ के लोगों का जो बेसिक नीड्स, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उससे वो लोग कोसों दूर है। तो आज न्यूज़ 24 की ओर से मैं चाहता हूँ कि मैं आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ के लोकल्स जो है, जो यहाँ के जो ग्राउंड जीरो में जो सफ़र कर रहे हैं, उनकी ओर से भी यहाँ का अगर सोशियो इकोनॉमिक स्थिति का अगर जायज़ा आप लोग लें तो हमारे लिए इस एरिया के लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। तो आपने देखा कि शिव प्रधान एक एक करके उन्होंने कितनी सारी यहाँ पे दिक्कतें हैं उसको गिनाया। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये जो नदी है, ये मेरे ठीक राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये नदी के ठीक जो पास का इलाका है। शुभ जी बता रहे थे, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे थे कि साल का जो आखिरी 3 महीना होता है, आप मान लीजिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, ये जो 3 महीना है वो टूरिज़्म के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण होता है। आसपास के लोग ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न कोने कोने से लोग इस सबसे पुराने ओल्डेस्ट डैम को देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, साथ ही खूबसूरती का वो जम के लुत्फ़ उठाते हैं। शुभ जी ने ये भी बताया कि यहाँ से पास दिया जाता है और पास लेने के बाद जो टूरिस्ट है वो चल के भूटान की सीमा रेखा के अंदर जा सकते हैं। आप देखिए दूर भी, आपको वो कैमरे में हम आपको दिखा दें, वो तमाम जो तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भूटान का इलाका है। 3 नदियाँ, जलढाका, तोदे और बिंदु नदी। देखिए ये जो नदी है, ये चैनल के माध्यम से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डैम पे इस वक्त हम सबसे ओल्डेस्ट डैम में खड़े हैं और मेरे ठीक लेफ़्ट साइड भूटान की ये जो बिंदु नदी है अब भारत में प्रवेश कर रही है। 3 नदियों का ये संगम स्थल भी है। ये बताइए शुभ जी कि यहाँ का कोई रोज़गार नहीं है, यहाँ पे बिज़नेस भी लगभग शून्य है। ऐसे में मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग, जो स्थानीय लोग हैं, अदरक की खेती या फिर जो कार्डमम, बड़ी इलायची की खेती के माध्यम से ही किसी प्रकार अपना गुजर बसर करते हैं। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि यहाँ के एक लोकल जो एक न्यूज़ चैनल में भी काफ़ी एंकरिंग कर चुके हैं। हाँ, आपने सही बात उठाई है कि यहाँ का जो ये प्रकृति के हिसाब से भी काफ़ी समृद्ध जगह है ये, लेकिन यहाँ कोई एक गवर्नमेंट का एक जो स्कीम के ज़रिए, गवर्नमेंट का एक सहूलियत के ज़रिए और पूरा प्रशासन के ज़रिए कुछ सहूलियत इन लोगों को मिल नहीं रही है। तो इस बारे में मैं चाहता हूं कि मेरे बहन इस बात को आगे बढ़ाए। यही बिंदु विलेज में रहती है। यहाँ पे पहले जो बताना है तो यहाँ का आदमी जो दुख से गुजर रहे हैं, वो पहली बात यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है। नंबर 1 हॉस्पिटल नहीं है। जो बीमार होते हैं तो ले जाते रास्ते में, मतलब पैरेंट में 1 घंटा लगता है जाने के समय में। वहाँ पे
कुछ इलाज नहीं मिलता है ज़्यादा अच्छा वाला, लेकिन वहाँ से माल बाज़ार रेफर जब करते हैं तो माल बाज़ार ले जाते 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। जिसके पास गाड़ी हो जाता है वो तो ले जाते हैं, जिसके पास वो गाड़ी, जाहिर सी बात है गांव में सभी समृद्धशाली लोग नहीं है, सबके पास वो सुविधा सुविधा नहीं है। और जो सरकार की तरफ से जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं है। यहाँ पे जो एम्बुलेंस, सरकार की कौन कौन सी सुविधा बिंदु गांव तक पहुंची है और किन सुविधाओं की आप उम्मीद रखती हैं जो पहुंचनी चाहिए? पहुंची है, थोड़ा थोड़ा जो सुविधा पहुँचे, जो पहुंचना चाहिए था, जो जो पहुंचना चाहिए था, जो सुविधा हम लोग के लिए जो हम लोग आशा करते हैं यहाँ के आदमी, वो नहीं पहुंचा है। जैसे यहाँ का जो टूरिज़्म है इतना अच्छा, ब्यूटिफिकेशन यहाँ का देखिए कितना अच्छा है। यहाँ का जो यहाँ थोड़ा सा झलक मिल जाए तो ब्यूटी क्वीन हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा जगह है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिला है अभी तक। जो भी आते हैं विजिट करते जाते, और हम लोग करते हैं बोलते हैं, मुंह में रह जाता है वो, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट कुछ नहीं होता है, ऐसा है। और यहाँ पे जो भारत के अंदर ही पड़ता है, ये मतलब ये इंडिया के अंदर ही पड़ता है। देखिए बिंदु कितना अच्छा वो मतलब एक टीका है, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। और हम लोग ये चाहते हैं इस जगह पे जो वोट देते समय सिर्फ नहीं, हम लोग नागरिक नहीं है, वोट के बाद भी नागरिक है हम लोग। एक एक बूंद पानी से एक नदी होता है, तो हम लोग का एक एक वोट से एक सरकार बनता है। तो ये भी देखना चाहिए सरकार को, ये भी देखना चाहिए यहाँ का डेवलपमेंट क्या है, क्या करना चाहिए हम लोग को। आपने बूंद बूंद पानी की बात कही, तो क्या पानी की सुविधा है यहाँ पे? पीने की पानी की सुविधा है? सुविधा जल ढका, नाम तो जल ढका, जल से आगे भी से घेरा हुआ है। हाँ, तो इस हिसाब से जल ढका, यहाँ पे पानी का असुविधा कुछ नहीं है। जल ढका में पानी का, लेकिन यहाँ पे जो पानी जो टैंकी होता है, टैंक जो बनाता है, वो टैंक तो ठाव में जो प्रोवाइड करना था वो नहीं है। हम लोग डायरेक्ट जो रनिंग वाटर है वो पीते हैं हम लोग। ऐसा है, यहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी जैसा है वो कायम है, लेकिन इससे थोड़ा आगे जो प्रभावकारी, जो एट्रैक्टिव बनाने का जो साधन है वो नहीं है, वो हम लोग उम्मीद करते हैं। देखिए, दार्जिलिंग को क्वींस ऑफ हिल्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, लेकिन कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जिसमें क्वीन बनने की तमाम वो बातें हैं, तमाम वो चीज़ें हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से दूर या फिर सरकार के दोहरे रवैये की वजह से आज भी ये लोग खूबसूरती में तो जी रहे हैं, लेकिन सुविधाएं इनके पास शून्य के बराबर है। स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। दादा, ये बताइए कि आज तक इस जगह में ना तो कोई विद्यालय अच्छा हो पाया, ना कोई प्राइमरी चिकित्सा के लिए कोई जगह सुविधा है, ना कोई कॉलेज है। क्यों ऐसा दोहरा रवैया बिंदु गांव के साथ, क्यों? जी, मैं निमालामा बोल रहा हूँ। दरअसल यहाँ हेल्थ के बारे में हम बताएं तो यहाँ से 6 किलोमीटर्स दूर पेरेंट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। वहाँ से जितना भी हेल्थ का प्रोविजंस हम ले रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि वहाँ 5 किलोमीटर तक जाने के लिए हमारे यहाँ कोई एक सरकार की ओर से एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है। तो यहाँ से दूर दराज एरिया में, और रास्ता भी आपको मालूम होगा कि रास्ता भी ठीक नहीं है, तो इस दूर दराज एरिया से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर कोई गाड़ी का कोई अच्छा प्रबंध नहीं होने का कारण कई हमारे पेशेंट को बहुत तकलीफ़ें हो जाती हैं, विशेषकर डिलीवरी केसेस में और इमरजेंसी केसेस में वो एक तकलीफ़ें हैं। और ज़्यादा कहने पर हाई स्कूल के लिए यहाँ से आपका 12 किलोमीटर्स दूर में है, झालुंग में, और यहाँ क्लास प्राइमरी बिंदु गांव से 12 किलोमीटर दूर पे एक विद्यालय है। अब आप समझिए कि उस विद्यालय तक पहुंचने के लिए, पढ़ने के लिए लोगों को आज भी 21वीं शताब्दी में भी कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त दादा, ये बताइए, परिवार का यहाँ पे लोग कैसे परिवार चलाते हैं, कैसे उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आय का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ इनकम कहने पर यहाँ एक निजी व्यवसाय, जैसा कि टूरिस्ट लोग आते हैं उनके, वो तो साल के 3 महीने आते हैं, उसके बाद ना फिर भी एक जरिया है। अब एग्रीकल्चर का भी यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़मीन खास तौर पर अपना निजी ज़मीन नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अधीनस्थ लोग रहते हैं, तो यहाँ का ज़्यादातर सोर्स ऑफ इनकम वही साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस कोई करे, बाकी दूसरा कुछ भी
एक जॉब ओरिएंटेड कोई भी ऐसा काम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कोई सरकार की ओर से विशेषकर स्किल डेवलपमेंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए ताकि हमारे जो यूथ है वो स्किल्ड अचीव करके चाहे इस इलाका में हो या कहीं भी जाके कितने लोग रहते होंगे? बिंदु गांव की आबादी क्या होगी? हमारे यहाँ 1500 यहाँ का पॉपुलेशन है। तो ज़्यादातर लड़का लोग बाहर जाके भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोग का कोई जॉब ओरिएंटेड कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ लोकल लीडर से भी हम यही गुजारिश करते हैं कि बॉर्डर एरिया के जितना भी यूथ है उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स स्पोर्ट्स हो या कोई विशेषकर गोरखा लोग आर्मी में जो जाते हैं उनके लिए कुछ ऐसा कोई सब्सिडाइज करें कि तालो उन लोग को एक चांस अपॉर्चुनिटीज़ मिले जॉब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।